हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर का। तो विलियन चैप्टर है हमारा। तो अच्छी बात है, दूसरे चैप्टर में हम प्रवेश कर चुके हैं। और पिछली बार जो पढ़ा था उसका हम थोड़े टाइम बाद क्विज भी रखने का वो करेंगे। तो देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आज हमको पढ़ना क्या क्या है। आज क्या क्या पढ़ना है, तो देखो आज के आकर्षण क्या क्या है। इसमें हमको आज पढ़ना है विलियन के बारे में। किसके बारे में? विलियन के बारे में। दूसरा हमको पढ़ना है विलियनों के प्रकार के बारे में। और तीसरा हमको पढ़ना है विलियनों का संगठन। तो आज ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि तीन इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं। विलियन क्या होता है, विलियन के प्रकार क्या क्या है, और विलियन का संगठन क्या है। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या आगे चीजें होने वाली। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं विलियन की। चलिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि यार मैंने एक परिभाषा लिख रखी है और नीचे एक चित्र बना रखा है, ठीक है। तो आप उसको छोड़िए, एक बार तो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ विलियन क्या है। पहले सोचिए, महसूस कीजिए और फील कीजिए, इसको फील लीजिए। चीजों की फील लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। फील लेने के लिए चालू हो जाइए, स्टार्ट कर देते हैं हम किस तरह से चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, विलियन का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स देखिए। कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपने देखा होगा कि जब आप ढक्कन खोलते हैं तो एक झाग से बहुत सारे झाग निकलते हैं, गैस निकलती है। तो गैस को आपने पानी के अंदर घोला था, बहुत ही उच्च दाब पर घोला था, वो एक विलियन हो गया। कोल्ड ड्रिंक एक विलियन हो गया। दूसरा, नमक का पानी में विलियन, तो आप उसको भी क्या बोलते हैं, हाँ, नमक को आपने पानी में घोल दिया, वो एक विलियन हो गया। चीनी को आपने पानी में गर्म किया, मतलब पानी में घोल दिया, चीनी को पानी में घोल दिया, तो वो एक विलियन हो गया। चाशनी बनती है जिसको आप चाशनी बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपने मिश्र धातु के बारे में सुना होगा। पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक को मिलाकर के मिश्र धातु बना दी, तो वो भी एक विलियन हो गया। विलियन का मतलब है जितने भी सारे उदाहरण मैंने आपको बताया वो सारे के सारे विलियन में आ जाएंगे। तो हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है, इनके प्रकार के बारे में पढ़ना है और इनके संगठन के बारे में हमको आज पढ़ना है। तो देखिए, मैं अब आता हूं परिभाषा पे। अब हम तकनीकी परिभाषा पे आएंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों का वह समांग मिश्रण। अब देखिए, ये जितने भी उदाहरण मैंने आपको बताया, कोल्ड ड्रिंक, सोचो थोड़ा, कोल्ड ड्रिंक जिसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोल दिया उच्च दाब पर, वो जो एक विलियन बना वो एक समांग मिश्रण है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आएगा कि सर समांग मिश्रण क्या है, क्या बीमारी है, उसको हम समझना चाहते हैं। देखिए, समांग मिश्रण में बच्चों दो शब्द है, सम प्लस अंग। तो समांग मतलब कि सम प्लस अंग, एक ऐसा विलियन जिसमें एक समान अंग उपस्थित हो, ठीक है। तो CO2 को जब पानी में घोलते हो घुल जाता है, नमक को जब पानी में घोलते हो घुल जाता है, शक्कर को जब पानी में घोलते हो घुल जाता है। मिश्र धातु की बात करें पीतल की, तो जिंक और कॉपर से बनता है। जिंक और कॉपर जब एक दूसरे में मिक्स होते घुल जाते हैं। जब भी किसी विलियन में घटक जो होते हैं वो एक दूसरे में घुल जाए, तो घुल जाए मतलब कि समांग मिश्रण, और नहीं घुले तो समझ जाओ असमांग मिश्रण। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलता हूं रेत को आपने पानी में मिला दिया, तो रेत क्या पानी में घुलती है? नहीं घुलती। तो आप ये समझ लो कि समांग मिश्रण का मतलब ये होता है जो घुल जाता है, घुल जाता है, एक जैसा हो जाता है, घुल जाता है। जैसे कि नमक का पानी में विलियन, जैसे कि चीनी को आप पानी में मिलाते हो, जैसे कि आप शराब मतलब कि अल्कोहल को पानी में घुल जाती है, दारू, शराब, ठीक है। इसी प्रकार से मिश्र धातु में विभिन्न धातु एक दूसरे में घुल जाती हैं। जब भी आपको घुलित विलियन, घुलित मिश्रण दिखता है तो उसको हम समांग मिश्रण बोलते हैं, और वहां क्या होगा, वो विलियन कहलाएगा। लेकिन मान लो मैंने बोला रेत को पानी में मिलाया, घुलता है क्या? नहीं घुलता है, वो होता है असमांग मिश्रण। तो असमांग मिश्रण इसका मतलब विलियन में नहीं आता है। मान लो तेल को आपने पानी में डाल दिया, तेल और पानी क्या एक दूसरे में घुलते? नहीं घुलते। आप देखना, तेल जब पानी के अंदर जाता है तो तेल जो होता है उसकी
अलग परत दिखाई देती है और पानी की आपको अलग परत दिखाई देती है, वो घुलता नहीं है, मतलब कि वो क्या है, असमांग मिश्रण। इसका मतलब तेल का पानी में विलयन क्या हो गया, विलयन नहीं, मतलब कि असमांग मिश्रण है वो, तो विलयन नहीं है वो। रेत को पानी में आपने मिलाया, वो असमांग मिश्रण है, घुलता नहीं है, मतलब कि वो विलयन नहीं है। विलयन का मतलब जो घटक कण एक दूसरे के अंदर घुल जाते हैं उसको हम विलयन बोलते हैं और वो समांग मिश्रण होता है। चलिए, उसके अलावा दूसरी बात, उनमें आप घटक पदार्थों की जो आपेक्षिक मात्रा होंगी ना उनको बदल सकते हो। बदल सकते हो मतलब कि जैसे मान लो चीनी है, चीनी को आपने पानी में मिलाया, तो चीनी को पानी में आप 10 ग्राम भी मिला सकते हो। ठीक है भैया, 100 ग्राम जल में 10 ग्राम चीनी मिला दी। आप मात्रा परिवर्तित भी तो कर सकते हो, मात्रा परिवर्तित कर सकते हो, 20 ग्राम कर सकते हो। ठीक है, मात्रा परिवर्तित कर दी, फिर आप 30 ग्राम कर सकते हो, मतलब कि आपेक्षिक मात्राओं को आप परिवर्तित कर सकते हो। लेकिन फिर आगे लिखा हुआ एक सीमा तक। एक सीमा तक का मतलब क्या हुआ कि आप देखना, आप एक काम करो, आप एक गिलास जल लो, उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाओ, ठीक है, घुल गया, उसमें दूसरा चम्मच चीनी मिलाओ, फिर घुल गया, उसमें तीसरा चम्मच चीनी मिलाओ, घुल गया, लेकिन हो सकता है चौथा चम्मच चीनी मिलाने के बाद में वो चीनी नीचे तल पर बैठ जाए, मतलब कि एक सीमा तक ही घुलेगा। इसका मतलब चीनी का पानी में विलयन एक समांग मिश्रण हुआ क्योंकि घुल जाता है, और चीनी की आप मात्रा को बदल सकते हो समय के साथ, और एक निश्चित सीमा तक ही आप उसमें चीनी को मिला सकते हो। इसका मतलब एक सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एक सीमा तक आप परिवर्तित कर सकते हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विलयन। इसका मतलब विलयन एक समांग मिश्रण है जिसमें एक सीमा तक आप विलय को, मतलब कि चीनी को आप पानी में घोल रहे हो, तो आप घटक अवयवी घटकों को आप एक अलग अलग, मतलब मात्रा उनकी आप परिवर्तित करो। अब देखो, जो भी विलयन होता है उसके बच्चों 2 घटक होते हैं। एक तो विलय होता है, सोल्यूट को बोलते हैं बच्चों विलय, क्या बोलते हैं, विलय। और सॉल्वेंट को बच्चों बोलते हैं हम विलायक, क्या बोलते हैं, विलायक। तो इसका मतलब विलयन के 2 भाग है। विलयन में एक तो विलय होता है, जैसे चीनी को आपने पानी में मिलाया, तो घटक कितने हो गए, 2, एक चीनी हो गया, एक पानी हो गया। चीनी जो हो गया वो कम मात्रा में उपस्थित है, तो आपने उसको विलय बोल दिया, और सामान्यतया विलय जो होता है वो कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में। तो जो भी कम मात्रा में होता है उसको हम विलय बोलते हैं। और विलायक कौन होता है, जो अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में। ठीक है, इसका मतलब विलयन के 2 घटक, एक विलय दूसरा विलायक। विलय मतलब कम मात्रा में और विलायक मतलब कि अधिक मात्रा में। और चलिए बच्चों, अगर मान लो दोनों बराबर होते, तो अगर मान लो एक आपने विलयन में आपने एथेनॉल ले रखा है और उसमें आपने पानी ले रखा है, एथेनॉल और पानी दोनों बराबर बराबर है, तो मुझे जल्दी से बताइए आप किसको विलायक मानेंगे। जब मात्रा समान होगी तो विलायक किसको मानेंगे, जल्दी से मुझे लाइव चैट के अंदर अपने आंसर लिख करके बताइए, और मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। चलिए जल्दी से बताइए, अगर दोनों की मात्रा समान हो तो आप विलायक किसको मानेंगे, आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, तो मैं आपके आंसर देख सकता हूं, बहुत बढ़िया। अगर दोनों समान हैं तो हम ये देखेंगे कि कौन विलायक है कौन विलायक, कैसे निर्धारित करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बहुत बढ़िया। अरे भैया, जो ज्यादा मात्रा में है तब तो ठीक है, जो ज्यादा मात्रा में है वो विलायक हो जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि पानी और अल्कोहल दोनों बराबर है, दोनों बराबर, पानी अल्कोहल दोनों बराबर बराबर, तो अब क्या करोगे, देखिए अब सुनिए। ऐसी परिस्थिति में आप किसी को भी विलायक मान सकते हो, आपको जिसमें मजा आता है आप उसको विलायक मान लो, लेकिन 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 बहुत ही खास बात, सामान्यतया आप विलायक उसको मानते हो जो सामान्य परिस्थितियों में विलायक का काम करता है। जैसे कि सामान्य परिस्थितियों में विलायक कौन होता है, जल, तो आप जल को ही विलायक लेकर के चलते हो। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब दोनों की मात्रा बराबर हो तो आप जल को ही विलायक लो, आप अल्कोहल को भी, इथेनॉल या अल्कोहल जो भी, उसको भी आप विलायक मान सकते हो। लेकिन सामान्यतया जो विलायक की तरह उपयोग में आएगा जल, उसे विलायक माना जाता है।
तो क्या हमेशा विलायक आप जल को ही मानेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को भी विलायक मान सकते हो इस परिस्थिति में। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अगर दोनों की मात्रा बराबर है, सुन लो ध्यान से, अगर दोनों की मात्रा बराबर है तो आप अल्कोहल और पानी में से किसी को भी आप विलायक मान सकते हो। लेकिन मान लो अगर आपको पानी को विलायक मानना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सामान्यतया विलायक कौन होता है? पानी। तो पानी मान लो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो थम्स अप दे दो, ताकि हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम देखते हैं विलयनों के प्रकार पे। चलिए अब आते हैं विलयनों के प्रकार पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं विलयनों का, ठीक है, दोबारा बता देते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, मैं फिर से समझा रहा हूं, सुनिए। मैं बोल रहा हूं कि एक विलयन लिया है, उस विलयन में आपने पानी और अल्कोहल ले रखा है। पानी और अल्कोहल दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं तो सीधी सी बात है आप किसी को भी विलायक मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि पानी को ही मानो। लेकिन आपको पानी में मजा आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपको सामान्यतया पानी ही दिखाई देता है विलायक के तौर में, तो आप पानी को विलायक मानेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, विलयनों के प्रकार पे। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स देख रखा है। कोल्ड ड्रिंक में आपने देखा CO2 जो होता है वो बहुत हाई प्रेशर पे लगाई जाती है, हाई प्रेशर पे पानी के अंदर घुल जाती, तो CO2 का पानी में विलयन। तो इसका मतलब गैस को आपने पानी के अंदर घोल रखा है, तो गैस का द्रव में विलयन, ये एक विलयन का प्रकार हो गया। आपने मिश्र धातु बनाई, मिश्र धातु में आपने दो धातुओं को एक दूसरे में मिक्स किया, मतलब कि मिश्र धातु में जैसे मान लो पीतल, पीतल में कॉपर और जिंक उपस्थित है, दोनों ही ठोस है, ठोस का ठोस में भी विलयन हो सकता है। दूसरा कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में आप CO2 गैस को पानी में मिलाते हो, तो CO2 गैस पानी में, मतलब कि CO2 गैस का द्रव में विलयन हो सकता है। चलिए तीसरी बात करते हैं, अल्कोहल को पानी में मिलाया, तो अल्कोहल द्रव है और पानी भी द्रव है, तो द्रव का द्रव में विलयन, मतलब कि विलयन के कई प्रकार हो सकते हैं। ठोस का ठोस में विलयन हो सकता है जैसे मिश्र धातु, गैस का द्रव में विलयन हो सकता है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, और तीसरा अल्कोहल का पानी में विलयन जैसे कि शराब, शराब में अल्कोहल पानी में विलयन बनाती है, तो द्रव का द्रव में विलयन। तो ऐसे कई प्रकार के विलयन हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला जैसे कि हम देखते हैं गैसीय विलयन, जैसा नाम होगा उसमें विलायक वही होगा। जैसे मैंने बोला गैसीय विलयन, तो गैसीय विलयन में आगे गैसीय लिखा हुआ है, तो विलायक तो फिक्स हो गया कि गैसीय विलयन में विलायक गैस ही रहेगा, विलायक गैस ही रहेगा, विलायक गैस ही रहेगा। दूसरा मैंने लिखा द्रव विलयन, तो द्रव विलयन में आगे द्रव लिखा हुआ है, तो विलायक द्रव ही रहेगा, विलायक द्रव रहेगा, द्रव रहेगा, द्रव रहेगा। और मैंने बोला ठोस विलयन, तो आगे ठोस लिखा हुआ है, तो विलायक ठोस ही रहेगा, जैसा नाम होगा विलयन का वैसा ही उसका विलायक होगा। मैंने बोला गैसीय विलयन, तो विलायक गैस होगा। मैंने बोला द्रव विलयन, तो विलायक द्रव होगा। मैंने बोला ठोस विलयन, तो विलायक ठोस होगा। चलिए अब सबके एग्जाम्पल देखते हैं। गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन तो बहुत आसान उदाहरण है वातावरण। वातावरण के अंदर बहुत सारी गैसें एक दूसरे में मिक्स हैं, तो वातावरण के अंदर बहुत सारी गैसें एक दूसरे में मिक्स है, मतलब कि वातावरण एक तरह का गैस में विलीन हो गया। तो गैस का गैस में मिश्रण, क्योंकि वातावरण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, CO2, मतलब बहुत सारी गैसों का वो मिश्रण है, समांग मिश्रण है। समांग मिश्रण है तो मतलब कि वो गैस का गैस में विलीन हो गया। तो यहाँ पे उदाहरण क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। या जरूरी नहीं कि रट करके जाओ कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन सर ने बताया तो रट लिया, नहीं, आप वातावरण में उपस्थित गैसों का जो मिश्रण है उसको भी आप गैस का गैस में विलयन बोल सकते हो। चलिए द्रव का गैस में विलयन, आपने स्प्रे देखा होगा, मतलब कि आप जो परफ्यूम यूज करते हो, परफ्यूम में क्या होता है, परफ्यूम में आप देखते हो गैस को लिक्विड अल्कोहल में आप डिसोल्व करते हो, मतलब कि क्लोरोफॉर्म है ना, नाइट्रोजन, जैसे मान लो गैस के अंदर आप कुछ डिसोल्व कर लो तो गैस आपका विलायक हो गया। उस विलायक गैस विलायक के अंदर आपने लिक्विड, तो क्लोरोफॉर्म जो है वो एक लिक्विड है और नाइट्रोजन एक गैस है। या आप ऐसे समझ लो कि आपका जो परफ्यूम में आप क्या करते हो, परफ्यूम में अंदर गैस होती है और गैस में लिक्विड होता है, तो वो परफ्यूम वाला जो उदाहरण है वो किसके आ जाएगा, द्रव का गैस के अंदर आ जाएगा। तो द्रव का गैस में हो सकता है। ठोस का गैस के अंदर, तो ठोस का गैस के अंदर बात की जाए तो ठोस का गैस मतलब कपूर, कपूर एक ठोस है, उस ठोस को आपने गैस नाइट्रोजन में मिला दिया तो कपूर का नाइट्रोजन। इसी टाइप से गैस का द्रव में, जल में गुलियों, अब भी मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल बताया, तो ये कोल्ड
कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस द्रव में घुली हुई है। तो इस प्रकार से बच्चों ये बहुत सारे उदाहरण देखो, द्रव का द्रव में, द्रव का द्रव तो बहुत सारे प्रकार का हो सकता है, एथेनॉल का पानी में, अल्कोहल का पानी में, तो द्रव का द्रव में विलयन हो गया। तो जल में घुली हुई अल्कोहल या इथेनॉल, तो पानी का पानी के अंदर एथेनॉल, दोनों द्रव द्रव। ठोस का द्रव में, भैया ठोस का द्रव के तो बहुत सारे उदाहरण हैं, नमक या चीनी को आप पानी में मिला रहे हो, मतलब कि नमक और चीनी ठोस हो गया, उसको आपने पानी में मिलाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का ठोस का द्रव में। इसी प्रकार से गैस का ठोस में, गैस का ठोस में जो विलयन है, ठोस, एक ठोस की सतह ली, धातु लिया, धातु मतलब कि प्लेटिनम पैलेडियम धातु ले लिया आपने, अब प्लेटिनम पैलेडियम धातु पे आपने हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण करवाया, उसको आपने उस पे चिपका दिया, हाइड्रोजन गैस को ऊपर हाई प्रेशर, उच्च दाब पर आप हाइड्रोजन गैस को धातु पे अधिशोषित कराते हो, वो उदाहरण हो जाएगा गैस का ठोस में विलयन। धातु की सतह पे हाइड्रोजन गैस जाकर के अगर चिपक जाए, लग जाए, अधिशोषित हो जाए, उसकी सतह पर लग जाए, तो वो हो जाएगा गैस का ठोस में विलयन। इसी प्रकार से द्रव का ठोस में तो पारा, मरकरी जो होता है, मरकरी को आप सोडियम अमलगम, अमलगम जो बनता है, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, तो यहां पे आंसर आ जाएगा सोडियम अमलगम। तो सोडियम अमलगम में सोडियम के अंदर मरकरी, मरकरी क्या होता है, मरकरी द्रव अवस्था में होता है, और सोडियम, सोडियम ठोस अवस्था में, तो द्रव को आपने ठोस में मिला रखा है, सोडियम अमलगम। इसी प्रकार से ठोस का ठोस में तो मिश्र धातु, कौन सी होती है, मिश्र धातु। अब मिश्र धातु मतलब कौन सी, पीतल, तो पीतल जो है, अब पीतल किस किस से बना हुआ, कॉपर प्लस जिंक से, किससे, कॉपर प्लस जिंक, तो दोनों ठोस ठोस हो गए, दोनों ठोस ठोस मतलब कि ठोस विलयन। तो ये विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, और ये विभिन्न प्रकार है विलयनों के। चलिए अब आते हैं अगला, विलयन का संगठन। चलिए बच्चों, विलयन का संगठन बोलो आप, या विलयन का आप सांद्रण बोलो, एक ही बात है। जैसे मान लो एक परिवार है, एक परिवार के अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो इसका मतलब उस परिवार का संगठन क्या हो गया, परिवार के अंदर माँ हो गई, परिवार के अंदर पिताजी हो गए, परिवार के अंदर बेटा हो गया, परिवार के अंदर बेटी होगी, परिवार के अंदर बहू हो गई, ये सब उस परिवार के संगठन बना रहे हैं, उस परिवार का संगठन बना रहे हैं। इसी प्रकार से विलयन के अंदर भी एक विलय होता है, एक विलायक होता है, या हो सकता है एक से ज्यादा विलय हो, तो ये सब मिलकर के उसका परिवार बनाएंगे, मतलब कि विलयन का निर्माण करेंगे। तो अब यही बातें हमको यहां करनी है। सांद्रण या संगठन मतलब कि आपको किसी विलायक की निश्चित मात्रा में कितना विलय घुला हुआ है, तो विलय की मात्रा, आपको विलय की मात्रा जो किसी विलयन में घुली होती है, विलयन में घुली हो, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे सांद्रण बोलते हैं। तो यही कहलाता है सांद्रण, सांद्रण कहलाता है। तो सांद्रण का मतलब विलय की एक निश्चित मात्रा जो होगी वो विलायक की कुछ मात्रा में घुली, उसको सांद्रण बोलते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है भाई, अलग अलग प्रकार क्या, तो एक हो गया द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा हो गया आयतन प्रतिशत, तीसरा हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है ये पढ़ाऊंगा आपको। फिर हो गया पार्ट पर मिलियन, पीपीएम, इसको आप क्या बोलते हो, पीपीएम। फिर आप पढ़ते हो मोल अंश, मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, सुना होगा मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, मोल अंश। फिर आपने सुना होगा मोलरता। तो सांद्रण को अभिव्यक्त करने के ये अलग अलग तरीके हैं, मोललता, मोललता के बाद फॉर्मलता, नॉर्मलता, इन सब की चर्चा हम करने वाले हैं एक एक करके। तो अब बहुत जल्दी हम पहले पॉइंट पे आने वाले हैं। सबसे पहला पढ़ने वाले हैं हम द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे अगली स्लाइड में। चलिए अगली स्लाइड आ गई हमारी, ये द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखिए यार बहुत सिंपल सी बात है, द्रव्यमान प्रतिशत को ऐसे समझे आप, भाई मेरे पास 15 रुपए थे, मेरे पास 3 स्टूडेंट है, एक राम है, एक श्याम है और एक मोहन है। तीनों को मैंने 5-5-5 रुपए दे दिया। 15 रुपए में से मैंने 5 रुपया राम को दे दिया, 5 रुपया श्याम को दे दिया और 5 रुपया मैंने मोहन को दे दिया। तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ सर 15 रुपए में से 5 रुपए का योगदान तो हो गया राम का, 5 रुपए का योगदान हो गया श्याम का और 5 रुपए के लिए योगदान हो गया मोहन का। इसका मतलब 15 का जो 5 योगदान है वो राम का,
15 का 5 योगदान श्याम का, 15 का 5 योगदान हो गया मोहन का। तो इसी प्रकार से यहां द्रव्यमान प्रतिशत में भी होता है कि भैया आपके विलयन के अंदर कुल 100 ग्राम है, 100 में से आपका किसी ए विलेय का ग्राम जो है वो 50 ग्राम है। मान लो उसमें बी भी उपस्थित है, बी का ग्राम मान लो 20 ग्राम है, और उसमें सी भी उपस्थित है, सी का मान लो आपने 30 ग्राम लिखा। मतलब कि विलयन का कुल 100 ग्राम था, उसमें से ए का योगदान 50 ग्राम, बी का योगदान 20 ग्राम और सी का योगदान 30 ग्राम। इसका मतलब कुल 100 ग्राम में से ए का योगदान कितना है? 50 ग्राम। तो 50% हो गया ए का योगदान। 100 ग्राम में से बी का योगदान कितना है? 20 ग्राम, तो 20% हो गया बी का। 100 ग्राम में से सी का योगदान 30 ग्राम है, तो 30% हो गया सी का। तो अब देखिए, अब यहां पे लिखा हुआ है अवयव का द्रव्यमान बराबर, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। जैसे कि मान लो मैंने ये जो विलयन बनाया है, इस विलयन में मुझे ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो, ए का प्रतिशत, तो मैं क्या लिखूंगा? विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। तो ए अवयव का द्रव्यमान कितना है? 50 बटा कुल द्रव्यमान कितना है? 100 गुणित 100। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 50% आंसर हो जाएगा। ये तो हमने एक बहुत साधारण उदाहरण लिया है। चलिए इसी पे आधारित एक प्रश्न करके देखते हैं और जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दें। जल्दी से मुझे आप लाइव चैट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर लिख करके बता दें कि 100 ग्राम सुक्रोज को जब 10 ग्राम सुक्रोज को 10 ग्राम सुक्रोज को जब 100 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत सही लिख करके बताएं। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन देखिए अभी भी 100% बच्चों के आंसर सही आ जाएं ये जरूरी नहीं है। तो अभी देखिए आप आंसर इसका निकालेंगे और मुझे जल्दी से लाइव चैट में अपने आंसर लिख करके बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए मैंने आपसे क्या बोला? जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें, तसल्ली से आंसर बताएं। फिर से करें। जो लोग देखिए आंसर आप जल्दबाजी में लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घुला गया तो कितना आएगा? तो प्रतिशत सुक्रोज कितना आएगा? तो सुक्रोज का द्रव्यमान नहीं, फिर से कीजिए, फिर से क्वेश्चन को कीजिए, बटा कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान गुणित 100। चलिए सुक्रोज का द्रव्यमान कितना है? सुक्रोज का द्रव्यमान बताइए। सुक्रोज का द्रव्यमान 10, कुल द्रव्यमान कितना है? कुल द्रव्यमान 100 ग्राम जल, तो 100 ग्राम तो जल का द्रव्यमान है, प्लस 10 ग्राम सुक्रोज का है, 10 ग्राम सुक्रोज का है। तो बच्चों कुल द्रव्यमान कितना हो गया? 100 प्लस 10 कितना हो गया? 100 प्लस 10 कुल द्रव्यमान 110 हो जाएगा और फिर आपको 100 का गुणा करना है। तो देखिए कई बच्चों ने अभी आंसर गलत लिखा है। 10% कैसे आंसर आएगा बताओ मुझे? 10% आंसर हो ही नहीं सकता। फिर से करो, 10% आंसर नहीं हो सकता। फिर से करो क्वेश्चन। सुक्रोज का द्रव्यमान है 10 और कुल द्रव्यमान कितना है? कुल द्रव्यमान जल का 100 ग्राम और सुक्रोज का 10 ग्राम, तो कुल हो जाएगा 110। तो ये आंसर कितना आएगा? 100 इंटू 10 बटा 110। तो इससे आंसर कितना आता है? जल्दी करके बताएं। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये आंसर आ जाएगा 9.9%। बिल्कुल सही जवाब। ये हुई ना बात, मतलब 9 जल्दबाजी ना करें। देखो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप जल्दबाजी करोगे तो आंसर गलत आएगा। कई बच्चों ने पहली बार में आंसर गलत लिखा फिर उसके बाद सही किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है चलिए अब बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं आगे की। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत होता है बच्चों, वैसे ही आयतन प्रतिशत भी होता है। आयतन प्रतिशत का मतलब क्या है कि एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर मान लो आपने 50 ml बनाया। 50 ml कैसे बनाया? तो देखो आपने HCl ले रखा है, HCl का मान लो आपने 10 ml मिलाया, फिर आपने उसी बीकर में जल ले रखा है, जल का मान लो आपने 40 ml मिलाया। तो अब देखिए HCl का 10 ml योगदान कर रहा है और जल का 40 ml योगदान कर रहा है, तो कुल बन गया 50। अब कुल 50 ml का HCl ने कितना योगदान किया? तो
तो कुल 50 ml में से HCl का कितना योगदान है? तो देखिए अवयव का आयतन, तो HCl का आयतन कितना है? 10 ml। चलिए, और विलयन का कुल आयतन कितना है? 50 ml इंटू 100, तो आयतन प्रतिशत कितना हो गया? देखो आयतन प्रतिशत कितना हो गया? तो 1/5 इंटू 100, तो ये कितना आ गया? 20%। कितना आ गया? 20%। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से मैं आपको बोलूं HCl का निकाला, ये HCl का हो गया। किसका हो गया? HCl का आयतन प्रतिशत। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं आपको बोलूं कि पानी का आयतन प्रतिशत, पानी का आयतन प्रतिशत, तो पानी का आयतन प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे? जल्दी बताइए। पानी का आयतन प्रतिशत तो 40/50 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 80%। और वैसे भी आप देखिए कुल 100% में से HCl अगर 20% है तो सीधी सी बात है जल के लिए हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 20% अगर HCl है तो 80% क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन हल करने हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करके बताइए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बताइए और फटाफट आंसर आने चाहिए, इतने फास्ट कि मतलब मैं आपके क्वेश्चन को पढ़ भी ना, आपके आंसर को पढ़ भी ना पाऊं। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके बताएं। 20 मिलीलीटर HCl को 5 मिलीलीटर पानी में घोलकर विलयन बनाया गया, तो आयतन प्रतिशत में सांद्रण बताइए। जल्दी से आंसर करके बताएं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए कितना आंसर आएगा? देखिए आयतन प्रतिशत दोनों को बताना है, आयतन प्रतिशत आपको दोनों का बताना है, HCl का भी बताना है और पानी का भी बताना है, दोनों का, HCl पानी का दोनों का। तो प्रतिशत आयतन सबसे पहले हम निकालते हैं HCl का। चलिए HCl का कितना है? चलिए HCl का प्रतिशत आयतन कितना आ रहा है? चलिए तो आपको HCl का प्रतिशत आयतन निकालना है। HCl का प्रतिशत आयतन कितना है? तो देखो HCl कितना दे रखा है? 20 ml, ठीक है भैया। और टोटल कुल कितना दे रखा है? 20 + 5, चलिए गुणित 100, तो चलिए कितना आएगा? जल्दी से निकालिए आप HCl का। और जब HCl का हो जाए तो प्रतिशत आयतन आप पानी का निकालिए। चलिए पानी का, चलिए पानी का प्रतिशत आयतन, चलिए पानी का प्रतिशत आयतन, तो पानी का प्रतिशत आयतन किसे निकालेंगे? 5/20 + 5 गुणित 100। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहां पे कितना आ जाएगा? 20/25 गुणित 100 बराबर 80%। तो ये आ जाएगा 80%। इसका मतलब HCl का आंसर आ जाएगा 80%। और पानी का कितना आएगा? तो पानी का आ जाएगा 20%। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब हम आते हैं एक अगली इकाई पे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। किस पे आते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। वेरी गुड, वेरी गुड। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है देखते हैं। अच्छा चलिए एक काम और करते हैं, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। देखिए बच्चों यहाँ पे हम जो ये द्रव्यमान प्रतिशत लिखते हैं ना, द्रव्यमान प्रतिशत को स्मॉल m कैपिटल M या फिर स्मॉल w और कैपिटल W से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर वाला है ना स्मॉल w, ये तो विलेय का ग्राम होता है, ठीक है। और नीचे वाला जो है ये विलियन का होता है। किसका होता है? विलियन का, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अगर बोला जाए आयतन के लिए आयतन प्रतिशत, तो आयतन प्रतिशत में भी स्मॉल v बटा कैपिटल V, तो इसमें भी आप ऊपर स्मॉल v जो है ये विलेय का बता सकते हैं। जब प्रश्न में कुछ ना दिया हो तो विलेय मानना है स्मॉल v, और बटा कैपिटल V मतलब कि अगर प्रश्न में कुछ ना बोला गया हो तो मतलब कि सीधी सी बात है विलेन का मान करके चलना है। तो स्मॉल v मतलब कि प्रश्न में जब कुछ ना बोला गया हो तो आपको विलेय का मान करके चलना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। चलिए अब आते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम लिखते हैं W बटा कैपिटल V से, ठीक है। अब जब प्रश्न में कुछ ना बोला गया हो तो स्मॉल w मतलब क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान। क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान। और नीचे कैपिटल V मतलब कि
नीचे कैपिटल वी मतलब कि विलियन का आयतन, किसका, विलियन का आयतन, ठीक है। तो देखो ये जो इकाई उपयोग की जाती है ना बच्चों, ये सामान्यतया कहाँ उपयोग की जाती है, फार्मेसी, औषधियों और फार्मेसी के लिए। मतलब कि आप प्रयोगशाला में जो मेडिसिन बनाते हैं ना, दवाइयों का निर्माण होता है, तो दवाइयों का जो निर्माण होता है ना, वो दवाइयों का निर्माण जब होता है तो वो ग्राम पर एमएल में, मतलब कि वहां पे यही इकाई उपयोग की जाती है, W/V, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत वाली इकाई उपयोग में की जाती है, ठीक है। कहां पे, प्रयोगशाला में, जहां पे दवाइयों का निर्माण होता है, लिखा है ना औषधियों एवं फार्मेसी में, मतलब कि दवाइयां जहां पे बनती है वहां पे यही होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए चलिए अब बात करते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए, द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत। तो इसका सूत्र मैंने आपको बता ही दिया, विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का आयतन गुणित 100। तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का आयतन गुणित 100। अब देखो हमने तीन चीजें पढ़ी, इस पे मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अभी मैं आपको इस पे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मैंने तीन चीजें आपको पढ़ाई है, देखिए तीन चीजें क्या, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ाया। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब विलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटा विलियन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। आयतन प्रतिशत पढ़ाया, आयतन प्रतिशत मतलब कि अवयव का आयतन बटा विलियन का कुल आयतन इंटू 100। और फिर मैंने पढ़ाया आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो आपको ये क्या होता है, तो मैंने बताया कि आप 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को, अब द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब यह है कि 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको बताता हूं। एक आपने बीकर लिया, ठीक है भैया, उस बीकर के अंदर मान लो आपने ग्लूकोज लिया है और ग्लूकोज को आपने पानी में मिला रखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ग्लूकोज को जब पानी में मिलाया ना, तो आपका जो विलियन बन गया वो मान लो 500 ml बन गया। कितना बन गया, 500 ml बन गया। और ग्लूकोज आपने मान लो 20 ग्राम मिला रखा है, कितना, 20 ग्राम। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो ऊपर विलेय के द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में मात्रा बटा विलियन का ml में, मिलीलीटर में आयतन, ठीक है। तो मिलीलीटर में आयतन मतलब कि विलियन का आयतन। तो विलेय का ग्राम में मात्रा कितना है, विलेय की ग्राम में मात्रा 20 ग्राम है, और विलियन का आयतन कितना, 500 ml, कितना है, 500 ml। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 20/500, मतलब कि ये हो जाएगा 1/25 ग्राम पर ml। तो इस तरह से आपको निकालना है। आप जब भी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो आप ऊपर की तरफ तो विलेय के ग्राम रखेंगे और बटा करके नीचे की तरफ विलियन का कुल आयतन रखेंगे, तब जाकर के आपको विलेय का मतलब कि विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मिलेगा। फिर से बोल रहा हूं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ आप विलेय का द्रव्यमान ग्राम में रखोगे, बटा नीचे की तरफ विलियन का आयतन ml में रखोगे, मिलीलीटर में, हमेशा मिलीलीटर में नीचे की तरफ करना है। तो मिलीलीटर में नीचे की तरफ आ जाएगा। चलिए अब हम आते हैं क्विज पे। बच्चों थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हमने ठोस अवस्था में जो भी पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्विज देख लेते हैं, थोड़ा क्विज में जाते हैं और उसके बाद में हम इस चैप्टर को फिर कंटिन्यू करेंगे। इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। अभी मैं आपको इस पे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है उस पर बात करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले थोड़ा सा एक छोटा क्विज ले लेते हैं और फिर देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए क्विज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोसों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। चलिए जल्दी से हल करके बताएं इसको। आपके पास 30 सेकंड का समय है, इसको सॉल्व करना है
कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोसों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? आइसोट्रोपी, तीक्ष्ण गलनांक, निश्चित नियमित ज्यामिति और उच्च अंतराण्विक बल। तो जल्दी से आंसर बताइए, कौन सा गुण ऐसा है जो कि क्रिस्टलीय ठोसों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? टाइम्स अप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुष्कोणीय क्रिस्टलीय तंत्र में निम्नलिखित इकाई सेल आयाम होते हैं, परिमाप बताने आपको। चलिए किस किस प्रकार के परिमाप उपस्थित हैं ये आपको देखना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करके जल्दी से 30 सेकंड में अपना आंसर बताएं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस जालक में धनायन अपने स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी स्थल को ग्रहण कर लेता है, तो किस प्रकार का जालक दोष होगा ये? फ्रैंकिल दोष, शॉर्टकी दोष, एस्टोइशियोमेट्रिक दोष और संयोजकता दोष। तो देखो मैंने आपको क्या बता रखा है, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। चलिए टाइम अप, टाइम अप, चलिए टाइम अप। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोसों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? देखिए आपको मैंने बताया तीक्ष्ण गलनांक। यार बिल्कुल सीधी सी बात है, ठोस जो होते हैं उनके गलनांक बहुत तीक्ष्ण होते हैं, एक निश्चित गलन बिंदु पर ठोस गलने का काम करते हैं। मान लो आपने बर्फ की बात की, अब बर्फ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री है ना। ऐसा तो है नहीं कि 0 डिग्री पे भी गल रहा है, 10 डिग्री पे भी गल रहा है, 20 डिग्री पे भी गल रहा है, गलने का ही काम किया जा रहा है, गलता ही जा रहा है 100 डिग्री तक। ऐसा नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही गलता है। ठोसों का गलनांक क्या है? तीक्ष्ण, एक निश्चित गलनांक बिंदु पर ही गलत। चलिए निश्चित आकृति और ज्यामिति, नहीं ये भी बिल्कुल सही बात है, मतलब कि निश्चित आकृति आकार जो होता है, मतलब कि ज्यामिति उनकी फिक्स होती है। क्रिस्टल ठोस क्या होते हैं भाई? अवयवी कण, हमने बता रखा ना, लड्डू, लड्डू की व्यवस्था निश्चित होती है। तो निश्चित ज्यामिति और निश्चित प्रकार का, नियमित प्रकार का ज्यामिति होता है। बिल्कुल आकर्षण बल जो होता है, अंतराण्विक बल, बिल्कुल वो भी बहुत उच्च होता है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों में आइसोट्रोपी का गुण नहीं पाया जाता है। आइसोट्रोपी का मतलब क्या? आइसोट्रोपी का मतलब अलग अलग दिशाओं में गुण धर्मों का मान समान होगा या अलग अलग दिशाओं में गुण धर्मों का मान भिन्न भिन्न होगा। आइसोट्रोपी का मतलब क्या बता रखा है मैंने आपको बताया, आइसोट्रोपिक का मतलब अलग अलग दिशाओं में गुण धर्मों का मान जब समान, आइसो मतलब समान, तो विभिन्न दिशाओं में जब गुण धर्मों का मान समान होगा तो उसको हम आइसोट्रोपी बोलते हैं। लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता है। एनाइसोट्रोपिक, ये समदेशिक और विषमदेशिक। देखिए समदेशिक बोलते हैं इसको हम, और इसको हम दूसरा विषमदेशिक। देखिए समदेशिक का मतलब होता है बच्चों आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, और विषमदेशिक मतलब होता है बच्चों एनाइसोटोपिक। तो देखिए समदेशिक मतलब आइसोटोपिक और विषमदेशिक मतलब कि एनाइसोटोपिक। तो समदेशिक किस में होता है? समदेशिक मतलब कि आइसोटोपिक होता है अक्रिस्टलीय ठोसों में, तो ये तो होता है अक्रिस्टलीय ठोसों में। और विषमदेशिक किस में होता है? क्रिस्टलीय ठोसों में। तो यहाँ पे ए वाला जो गुणधर्म है वो क्रिस्टलीय ठोसों में नहीं होता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। चतुष्कोणीय तंत्र में किस प्रकार की इकाई सेल आयाम है? देखिए ऑप्शन ए जो है ये तो बच्चों घनीय का है, ए बी सी बराबर और अल्फा बीटा गामा भी बराबर 90 डिग्री, ये घनीय होता है। ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी में 120 डिग्री, 120 डिग्री किस में होता है? षटकोणीय में। किस में होता है? षटकोणीय में। जहां भी 120 डिग्री दिख जाए वो षटकोणीय है। अब बात करते हैं सी और बी की। आपको ध्यान रखना है घनीय के बाद चतुष्कोणीय, मतलब कि घनीय में तीनों भुजा समान और चतुष्कोणीय में एक भुजा असमान होती है और कोण सारे 90 डिग्री होते हैं, मतलब कि आंसर बी हो जाएगा। ये सी वाला जो है ये मोनोक्लिनिक है। क्या है? मोनोक्लिनिक। तो ये याद होना चाहिए आपको, रिवीजन के लिए मैंने करवाया क्वेश्चन। फिर आता है एक ठोस जालक में जब धनायन अपने स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी स्थल को ग्रहण करता है, तो अंतराकाशी स्थल को ग्रहण करता है, अपनी जगह छोड़ दी और किसी दूसरी जगह बीच के अंतराकाशी में चला गया, तो देखो शॉर्टकी तो होगा नहीं। शॉर्टकी में धनायन ऋणायन दोनों अपनी जगह छोड़ करके, जालक को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन फ्रैंकल में जो होता है वो धनायन कहाँ जाता है? धनायन अंतराकाशी स्थल में चला जाता है, तो ये आ जाएगा फ्रैंकल दोष। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। चलिए अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को मुझे जल्दी से सोल्व करके बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा।
और हम इस क्लास को यहाँ पे फिनिश करेंगे। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दीजिए। चलिए, 30 ग्राम ग्लूकोज को पानी में घोलकर 500 मिलीलीटर घोल बनाया जाता है, मतलब कि विलियन बनाया जाता है, तो ग्राम पर मिलीलीटर में सांद्रण क्या होगा? जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दें। चलिए, जल्दी से इसको सॉल्व करके बता दें। और भाई आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। ठीक है, आपको ग्राम पर एमएल में सांद्रण बोला गया। ठीक है, अब ग्राम पर एमएल में सांद्रण का बच्चों क्या मतलब है? देखिए, ऊपर की तरफ ग्राम लिखा हुआ है, ग्राम मतलब कि विलेय के ग्राम आपको ऊपर लिखने हैं। तो देखिए, ग्राम में विलेय के ग्राम, विलेय क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के ग्राम आपको क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 30 ग्राम। कितने दे रखे हैं? 30 ग्राम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको मिलीलीटर गोल बनाया जाता है, 500 मिलीलीटर का गोल बनाया जाता है। गोल मतलब कि विलियन। तो विलियन का मिलीलीटर में आयतन कितना दे रखा है? 500 ml। तो बच्चों ये कितना हो गया? 30/500। आप चाहो तो आप इसको आगे और हल कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। 1/6 ग्राम पर ml। कुछ बच्चों की आदत होती है कि 1/6 से भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वो 1/6 को भी आगे सोल्व करने जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा हमको एग्जाम में ऑप्शन मिलता है हमको वैसा ही आंसर लिखना है। दशमलव में मिलता है दशमलव में लिखना है, और भिन्न में मिलता है तो हमको भिन्न में लिखना है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसमें आगे मोलरता, मोललता और नॉर्मलता के ऊपर किस तरह के प्रश्न आते हैं, क्या होते हैं चीज़ें। तो हमारे साथ बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।